राहुल गांधी बिहार में नज़र नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एकमात्र सीट भागलपुर में आए। उसके बाद से राहुल गांधी का कोई कार्यक्रम अभी तक पता नहीं चल रहा है कि आएंगे कि नहीं आएंगे। उसमें कांग्रेस पार्टी ने आयातित कैंडिडेट पे ज़्यादा भरोसा किया है जी, जिससे कांग्रेस के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं में नाराजगी नजर आ रही है जी, कि बिहार में या देश में जो चुनाव हो रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हो रहे हैं। कि आपसी भीतरघात के शिकार नहीं हुए इसके नेता जी, तो 160 आ सकता है, लेकिन भीतरघात हुआ तो और सीट घट सकता है। लेकिन बीजेपी के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो ललन सिंह के साथ नहीं घूम रहे हैं। जी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नेतागिरी में आपका स्वागत है। नेतागिरी है क्या? हम पिछले सप्ताह से आपको बता रहे हैं कि बिहार में एक तरफ चुनाव और दूसरी तरफ नेतागिरी चल रही है, और नेतागिरी में हम आलोक जी से जानना चाहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि नेतागिरी किस तरह की चल रही है। क्या 3 फेज के बाद चौथे फेज में नेतागिरी जमकर चलेगी? उस नेतागिरी का ही नतीजा है कि तीसरे फेज में आपने देखा कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ा। ये नेतागिरी कहाँ तक किसको पहुँचाएगी? क्या इस नेतागिरी के चक्कर में कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी नाव जो है डगमगा जाएगी? या फिर कौन कौन से कारण हैं, किन किन के कारणों से मोदी की कुर्सी पर बट्टा लगा हुआ है? बट्टा इसलिए हम कह रहे हैं कि विरोधी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुँच पाएंगे। क्या है, इस विषय पर हम बात करते हैं आलोक जी से। आलोक जी, लगातार आप बिहार की राजनीति को देख रहे हैं। 3 फेज के चुनाव में भी हम दोनों ने बैठ करके बहुत सारी बातें की, बिहार की राजनीति, बिहार के नेताओं की बात की, देश के नेताओं की बात की। आखिर ये नेतागिरी कहाँ लेके जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी की नाव डगमगा रही है? देखिए, ये तो 100% तय है कि जो बीजेपी का बिहार के लिए कि अब की बार 40 सीट सभी जीतेंगे जी, और अब की बार 400 पार का जो नारा है, ये दोनों खत्म हो रहा है जी, क्योंकि न बीजेपी बिहार में 40 सीट जीतने जा रही है जी, और न ही बीजेपी केंद्र स्तर पे 400 पार हो पा रही है जी। क्योंकि बीजेपी के लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है। जी, ओवर कॉन्फिडेंस ये कि बीजेपी के कुछ जगहों पे देखा गया, वोटर ये सोच रहे थे कि एक सीट हारिए जाएगा तो क्या होगा, 399 तो जीतेगा ना। जी, जी। और यही स्थिति कमोबेश भारतीय जनता पार्टी की सभी सीटों जगहों पे है। जी, जैसे देखा गया नवादा में, तो बीजेपी के ही कुछ नेता निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते नजर आए जी, और वो कह दूत नवादा एगो गड़बड़ाई जाएगा तो क्या होगा, बाकी बिहार का 39 आएगा ना। जी। अरे भैया, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर सभी लोग यही मान के चले कि एक गड़बड़ा जाएगा बाकी आएगा, तो इससे क्या होगा कि एक भी आना मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह से बिहार में 3 फेज का चुनाव हो चुका, जी। 14 सीटों का चुनाव हो गया है, लेकिन 10 सीट पे भी एनडीए कन्फर्म की स्थिति में नहीं है। 14 में 10 के कन्फर्म नहीं है। अब तक जो इस देश भर में 543 सीटों में से 283 सीटों पर चुनाव हुए हैं, इसमें से जो वर्तमान परिस्थिति बना रही है वो बता रही है कि 283 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास इससे पहले जो था वो लगभग 200 के आसपास, 190 से 200 के बीच में उनके पास सीटें थी। लेकिन इस बार क्या लगता है? इस बार 150 से लेके 160 तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। जी। अगर बीजेपी की पहले वाली स्थिति रही तब, जी। अगर इसके आपसी भीतरघात के शिकार नहीं हुए इसके नेता, जी। तो 160 आ सकता है, लेकिन भीतरघात हुआ तो और सीट घट सकता है। तो क्या आपको लगता है कि जो बाकी के 4 फेज बचे हुए हैं, उस फेज में क्या करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि इसकी सीटें बढ़ें, या फिर विपक्ष को कितना मजबूत है? अभी भी कुछ सीटों पे कैंडिडेट बदलने की स्थिति है। जी। जैसे ये होता है कि बड़े नेताओं को खुश करने के लिए कहीं से पकड़ के लाए और टिकट थमा दिए, तो इससे स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी होती है। अब इससे एक सीट है बक्सर। जी। बक्सर में देखा जा रहा है कि मिथिलेश तिवारी के पक्ष में हवा नहीं है। जी। वहाँ के रेस में आनंद मिश्रा, ददन पहलवान जैसे निर्दलीय कैंडिडेट दिख रहे हैं। जी। और जो आरजेडी कैंडिडेट सुधाकर सिंह हैं वो 3रे नंबर पर आएंगे। अब मिथिलेश तिवारी की स्थिति 4थे नंबर पे हो जाती है। तो इस तरह से कुछ सीटों पे कैंडिडेट बदलने की स्थिति अभी भी बन रही है।
जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, आपने जैसे बक्सर की चर्चा की, और उसके बाद बगल का सीट काराकट है। काराकट में क्या जरूरी है कि उपेंद्र कुशवाहा महनार के रहने वाले हैं, वैशाली के रहने वाले हैं जी, बस वो जाति के कुशवाहा हैं, इसलिए उनको काराकट भेजा जाता है। नहीं, सिर्फ यही कारण नहीं ना आलोक जी, इसके अलावा कारण है 2014 में वहां से चुनाव लड़े थे, 2014 में वो जीत करके आए थे। इसके बाद आपने बक्सर की बात की, बक्सर में मिथिलेश तिवारी की आप बात करें। मिथिलेश तिवारी एक भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, और आप इस समझ रहे हैं कि जो वोट देने वाले लोग हैं वो भी इस बात को अच्छी तरह से जान रहे हैं कि दो ही पक्ष में वोट दिया जा सकता है। कुछ सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो दो ही पक्ष में वोट देने से उनको फायदा मिलेगा, या तो विपक्ष में या फिर सत्ता पक्ष में, और मिथिलेश तिवारी सत्ता पक्ष के वहां उम्मीदवार हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं, निर्दलीय दो हैं उनसे ऊपर जा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, और ना ही सर्वे रिपोर्ट में इस तरह की बातें आ रही हैं। मिथिलेश तिवारी अपने गृह क्षेत्र कुचायकोट से विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। प्रधानमंत्री को भी तो बनारस से नहीं लड़ना चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं है, प्रधानमंत्री की अलग छवि है देश भर में, वो छवि मिथिलेश तिवारी की भी छवि है। बिहार में माने हुए नेता माने जाते हैं, विधायक रह चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में ये कैसे कहा जा सकता है कि नहीं, मिथिलेश तिवारी कुचाय विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, अब वो लोकसभा में उनको प्रमोशन दिया जा रहा है, और वो भी उस क्षेत्र से जहां की उनका कोई वजूद नहीं है। आलोक जी, चुनाव हारने के लिए इंदिरा गांधी चुनाव हार चुकी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार चुके हैं, राहुल गांधी चुनाव यूपी से हार करके वायनाड गए थे, फिर से वहां पहुंच रहे हैं। देखिए, चुनाव हारने और जीतने की आप ये तुलना नहीं कर सकते हैं। जो वर्तमान परिस्थिति बक्सर में बनी है, बक्सर की मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, लगातार हमारी टीम ने जो सर्वे किया है उसके आधार पर बक्सर की स्थिति ये है कि बक्सर में ब्राह्मण वोटर जो है वो निर्णायक भूमिका में है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में एक तरफ से यादव खड़े हैं, दूसरे तरफ से वहाँ राजपूत खड़े हैं, तीसरे तरफ से आप देख रहे हैं कि एक ब्राह्मण भी चुनाव में खड़े हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से राजपूतों का वोट बटेगा, यादव का वोट बटेगा, जो दो निर्णायक भूमिका में है, और तीसरे तरफ अगर मिथिलेश तिवारी को ब्राह्मणों का वोट मिल जाता है या नाराज लोगों को फिर से एक जगह कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में लड़ाई में वो है। वैसी कोई बात नहीं है। देखिए, यहाँ स्थिति ये है कि लोगों को ये देखकर टिकट देना चाहिए कि नेता का वहाँ असली वजूद क्या है। वहाँ आप संतोष रंजन को टिकट दें, तो वहाँ बक्सर का स्थानीय नेता है वो। ये देखिए, ये फैसला तो वहाँ के परशुराम तिवारी हैं, बीजेपी का स्थानीय नेता हैं, प्रदीप दुबे वहाँ के स्थानीय नेता हैं, सब ब्राह्मण चेहरा ही हैं। तो ये बक्सर से ले जाके अश्विनी चौबे जी को खुश करने के लिए आपके चेला को ही टिकट दिए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो हमारी बातचीत हुई है, जो हम सर्वे रिपोर्ट में देख रहे हैं, उसके आधार पर ये बातें साफ नजर आ रही है कि ये फैसला पार्टियां करती हैं, ये पार्टियों को। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, आप इससे इनकार कर देंगे क्या कि बिहार में या देश में जो चुनाव हो रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हो रहे हैं? हाँ, ये तय है। तो इसमें कैंडिडेट कहां से आता है? आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा इतने बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम थोड़े चुनाव लड़ रहे हैं, तो मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ यही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को भी काराकट में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, चुनाव बिना मुश्किल के होता कहाँ है? और उनकी भी नैया जो है पवन सिंह के चुनाव मैदान में कूदने के सूचना से उनकी नैया भी डगमगा रही है, और वहां राजाराम कुशवाहा मजबूत स्थिति में आ गए हैं। जी, देखिए, वर्तमान जो परिस्थिति बनी है 2019 जैसी नहीं है, ना 2014 जैसी है। तो निश्चित रूप से एक बात तो सही मायने में कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में बदल रहा है, और ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने का ही नतीजा है कि 400 सीटों पर आकर अटक गए। जैसे बिहार में ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी के लोग इतने हो गए थे, और नीतीश जी के आने से तो ओवर कॉन्फिडेंस उनका 150% हो गया था जी। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में एनडीए की स्थिति है कि जो एनडीए यहाँ 39 सीट पे जीते हुए था, और इस बार 30 भी पार करना मुश्किल नजर आ रहा है। जैसे कि एक गलती यहाँ और हुई है कि पशुपति कुमार पारस को हल्का समझना। जी, नहीं, पशुपति कुमार पारस के साथ 4 सांसद थे जी। क्या उनकी स्थिति एक भी जीतने लायक नहीं थी? अगर उनको एक भी दे दिया जाता कि भाई आप खुश रहिए, आपके एक सीट आपको दिया गया है। अच्छा, तो एक चीज बताइए हमको, पशुपति कुमार पास एगो ले लेते तो उनका बचता इज्जत क्या? एक तरफ उनका भतीजा वहां सब बगल में खड़ा है जिसके लिए सब कुछ करना चाह रहे हैं, एक भतीजा को उन्होंने अलग कर ही दिया, अब वो एक सीट लेकर के वो अपनी बेइज्जती कितना करवाते? और रहा सवाल, आपने कहा कि 4 सांसद उनके पास थे, 4 सांसद में कितने उनके पास रह गए थे? आपने देखा कि वीणा देवी पहले ही छोड़ चुकी थी, महबूब अली कैसर उनके साथे घूम रहे थे,
चाचा भतीजा बाकी बचे, तो चाचा भतीजा की जो स्थिति थी आप देख ही रहे थे कि एक आदमी का सीट जो है वो चिराग पासवान को दे दिया गया। दूसरे के समस्तीपुर में एंटी इनकम्बेंसी लागू थी, चुनाव के बाद वो 1 से 2 बार गए हैं पिछले 5 सालों में। तो ये सारी बातें देख करके ही मिला होगा ना। उनके साथ एक मजबूत नेता थे। कौन मजबूत? सूरजभान सिंह, जिन्होंने रामविलास इस चुनाव में सूरजभान सिंह का कोई आपने कहरा भी देखा है क्या? कहीं एक चर्चा, कहीं एक बयान भी देखा है क्या? नवादा से उनके भाई सांसद थे। सबसे नहीं इस जो उनकी पार्टी को अंडर एस्टिमेट किया गया, इसी के कारण से सूरजभान सिंह अंडरग्राउंड हैं जी। वो कहीं प्रचार में नहीं जा रहे हैं, ना वो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में घूम रहे हैं और ना वो विपक्ष में घूम रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं आलोक जी? 2021 में जब चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा गया, सूरजभान सिंह उसके अगुआ थे, तो क्या लगता है कि वो अच्छा काम हुआ था या खराब काम हुआ था? देखिए 2021 में जो चिराग पासवान के पार्टी को तोड़ा गया था जी, उसमें सूरजभान सिंह की भूमिका कितनी थी इसकी चर्चा तो बाद में होनी चाहिए। इसमें चर्चा में थे ललन सिंह की मुख्य भूमिका थी और पशुपति पारस की मुख्य भूमिका थी। फ्रेम में नहीं न थे दोनों? नहीं, ललन सिंह फ्रेम में थे। नहीं, ललन सिंह फ्रेम में। ललन सिंह को कहाँ किसी ने देखा मीटिंग करते हुए? जब पार्टी अलग हो गई तो निश्चित रूप से कोई ना कोई सपोर्ट करेगा ही ना, जब एनडीए के घटक दल हैं। तो पार्टी के टूट में ललन सिंह की मुख्य भूमिका थी। ये हम कहते हैं ना। और इसमें मुख्य भूमिका केशव सिंह की थी जी। केशव सिंह उसमें जदयू के पदाधिकारी थे जी। और जब एलजेपी में टूट हुई जी, पशुपति पारस ने अलग गुट बनाया, केशव सिंह वहां जाके प्रधान महासचिव बन जाते हैं। केशव सिंह ने एक सूत्र का काम किया था, ललन सिंह और पशुपति कुमार पारस को बैठाने का काम किया था। केशव सिंह से मेरी उस समय भी बात हुई थी। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, तो क्या आपको लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 सीट का जो नारा छोड़ चुकी है, उसका ओवर कॉन्फिडेंस लूज किया है, या ओवर कॉन्फिडेंस में अब भी है, जिसका घाटा या नफा क्या होगा? ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी को 100% बिहार में ही नहीं पूरे देश भर में लॉस हो रहा है जी। और कहीं स्थिति 2004 वाली फील गुड वाली ना आ जाए जी, कि बीजेपी 400 के चक्कर में 250 में सिमट जाए और बाकी 22 के आंकड़े के लिए इसको सहयोगी दल से मिन्नतें करनी पड़ी। आलोक जी, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी के वोटर जो हैं, उनके समर्थक जो हैं, वो भी फील गुड कर रहे हैं? क्या उनको भी कॉन्फिडेंस है कि अरे मोदी तो 400 पार हो ही जाएंगे, इसलिए वोट देने की जरूरत क्या है? जैसे अभी तक जो हम देख रहे हैं, चौथे चरण का सीट है मुंगेर जी, जहां अभी भी बीजेपी के वोटर ललन सिंह के साथ कम घूम रहे हैं जी। बीजेपी के नेता जरूर घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जब आ गए तो फिर बचा क्या? प्रधानमंत्री आ गए हैं, इसको कोई दुमत नहीं है, लेकिन बीजेपी के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो ललन सिंह के साथ नहीं घूम रहे हैं, जिसका कारण है कि ललन सिंह ने खुलेआम संसद में अमित शाह की बेइज्जती की थी। देखिए, बड़े स्तर पे बहुत कुछ बातें होती हैं। नीतीश कुमार हाल फिलहाल में 3 महीना पहले तक थे महागठबंधन में, लौट करके आए, लेकिन नीतीश कुमार के साथ तो प्रधानमंत्री खड़े हुए। एक ही मंच पे उन्होंने कहा कि बहुत इधर उधर हो लिया, अब कहीं नहीं जाएंगे। हम जो आपसे जानना चाहते हैं, या जो बिहार के दर्शक जानना चाहते हैं, कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं, उनके समर्थक हैं, क्या उनमें ये कॉन्फिडेंस भर दिया गया है कि वो वोट पोलिंग बूथ तक नहीं जा रहे हैं कि हम जाएं या नहीं जाएं, मोदी तो हइये हैं, जीत जाएंगे? देखिए, इसका घाटा होगा कि नफा होगा? इसका घाटा होगा। फायदा नफा क्या होगा? जैसे अगर वोट टर्नअप कम होगा तो स्वाभाविक है कि बीजेपी प्रत्याशी को घाटा होगा। इसमें फायदा कहाँ किसी को होने वाला है? तो क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री बनाने में नरेंद्र मोदी को एनडीए गठबंधन सफल हो रहा है या नहीं हो रहा? देखिए, इसमें राहुल गांधी की जो यात्रा है, 5000 किलोमीटर की यात्रा हुई थी कर्नाटका से कश्मीर तक की, इसका भी इफेक्ट दिख रहा है जी। इस यात्रा के चलते इस चुनाव में राहुल गांधी की भी छवि उभर रही है जी। प्रियंका गांधी का जो जोशीला भाषण हो रहा है वो भी दिख रहा है। उसके बाद इंडिया गठबंधन के कैंप से नीतीश कुमार को बीजेपी के द्वारा अचानक तोड़ लेना, इसकी भी चर्चा हो रही है कि हमारे गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश हो रही थी। इन सब, दूसरी बात, बिहार में तेजस्वी यादव का जो नौकरी वाला फैक्टर है वो एक तरह से युवाओं के बीच रामबाण का काम कर रहा है और युवा तेजस्वी यादव के प्रति आशान्वित नजर आ रहे हैं जी। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 के पार का नारा दिया था वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ, ये तो 100% फेल है। क्या प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी? ये भी लगभग घिस तीर के तय है
कि किसी तरह से प्रधानमंत्री तीसरी बार बन जाएंगे, इसमें कोई दुमत नहीं है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि राहुल गांधी ने यात्रा किया, या राहुल गांधी ने लोगों को एकजुट करने की कोशिश की। राहुल गांधी बिहार में नज़र नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एकमात्र सीट भागलपुर में आए। उसके बाद से राहुल गांधी का कोई कार्यक्रम अभी तक पता नहीं चल रहा है कि आएंगे कि नहीं आएंगे। एक मंच पे आप इंडिया गठबंधन के नेताओं को नहीं देख रहे हैं, देखिए इसका क्या असर पड़ेगा? बिहार कांग्रेस ने लालू के चलते एक गलती की है जी। बाकी के जो अभी 5 सीट बचे हुए हैं जी। उसमें कांग्रेस पार्टी ने आयातित कैंडिडेट पे ज़्यादा भरोसा किया है जी। जिससे कांग्रेस के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं में नाराजगी नजर आ रही है जी। तो उस नाराजगी को राहुल गांधी यहाँ आएंगे तो हो सकता है जिंदाबाद मुर्दाबाद का भी नारा लग सकता है जी। तो राहुल गांधी इससे परहेज कर रहे होंगे कि भाई बिहार में जब ये लोग मजबूत किला उखाड़ के लाए ही हैं और मजबूत कैंडिडेट को अब तोड़ के लाए हैं, देखते हैं कि ये लोग अपने दम पे चुनाव जीत जाएंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव का कहना है, उनके साथ मुकेश सहनी है, दोनों का कहना है कि नरेंद्र मोदी को इस बार हम लोग प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। एक 3 सीट पे लड़ रहे हैं, दूसरा 23 सीट पे लड़ रहा है। क्या ये संभव लगता है कि ये दोनों प्रधानमंत्री बनने से नरेंद्र मोदी को रोक पाएंगे? देखिए तेजस्वी यादव में तो तेज है जी, लेकिन दूसरा जो नाम लिए मुकेश सहनी का जी, जो व्यक्ति सिमरी बख्तियारपुर से एक विधानसभा का चुनाव हार जाता है जी, उसको एक विधानसभा लड़ने की औकात नहीं है। पिछली बार 2019 में खगड़िया से लोकसभा चुनाव बुरी तरह हारे थे जी, और वो अपने को मछुआरा का नेता और बिहार का नेता का मुकेश सहनी सिर्फ दूसरे के दम पे हेलीकॉप्टर पे बैठ के घूम रहे हैं। अब तो लग रहा है कि जो चौथा चरण है ये चारों सीटें मुकेश सहनी के मल्लाहों की सीट है, चाहे वो समस्तीपुर में हो, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे मधुबनी हो। ऐसा ना हो कि 5वें चरण से तेजस्वी यादव उनको हेलीकॉप्टर से न उतार दें। 2014 में 282 सीट, 2019 में 300 सीट, 303 सीट, 2024 में कितनी सीट भारतीय जनता पार्टी लाएगी? 2065 से 70, मतलब 265 से 70। 265 से 70। इसका मतलब है कि माफ कीजिएगा 2000। कभी कभी हो जाता है, आप रहते हैं बिहार में, कभी कभी नीतीश जी का वो जो है असर होता है। नहीं, नीतीश जी 265 से 270 सीटें जी आने की उम्मीद है, यानी कि, और ये इससे घटेगा ही, इससे बढ़ेगा नहीं। याद रखिएगा 4 तारीख को फिर आप रहेंगे। मुझे याद रहेगा, मैं भी पूरा आकलन करके ही बता रहा हूँ। मतलब सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, बड़ी मुश्किल होगी सरकार अकेले बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी, नहीं होगी। इस बार सहयोगी दलों को लेकर के बनेगा, चलना होगा। और हो सकता है नीतीश कुमार के भाग्य से ही बीजेपी अच्छी स्थिति में नहीं होगी, इनके 3-4 मंत्री भी हो जाएं। मतलब जहां एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि 270 से ऊपर नहीं जा पाएगी, यानी 50-50 का रेशियो बना रहे हैं कि 50% एनडीए और 50% इंडिया गठबंधन और अन्य, यही कहने का तात्पर्य है ना आपका? अकेले बीजेपी 265 से 70 में रहेगी। एनडीए कितना सीट? एनडीए हो सकता है कि वही 20 सीट 25 सीट और जोड़ लीजिए उसमें। जी, मतलब 290 सीट। 290 नहीं, 280। 280 सीट, यानी कि 334 सीटें आई थी 2014 में, 353 सीटें आई थी। वो आंकड़ा नहीं छू रहे हैं, 300 के आंकड़ा तक पहुंच सकते हैं। हाँ, 300 के आंकड़ा तक पहुंच सकते हैं, मतलब कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ वो सरकार बना सकते हैं ना। तो फिर तो गठबंधन की सरकार होगी जी। बीजेपी सरकार तो गठबंधन की ही बनी है। गठबंधन की सरकार होगी तो फिर सुरक्षा नहीं रहेगी। नीतीश कुमार अपने दबाव में सरकार कौन रखेंगे? क्या लगता है कि जब बिहार में कई बार नीतीश कुमार बाहर जाकर के फिर आकर के भाजपा की सरकार बना देते हैं, जब 2013 में अलग हो जाते हैं, 2015 में सरकार महागठबंधन की बनती है, लोग वोट देते हैं महागठबंधन को और सरकार बन जाती है 2 साल के बाद फिर से एनडीए गठबंधन की, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार ऐसा स्थिति पैदा करेंगे क्या कि उनको सरकार? एक बात आप बहुत पहले कह रहे थे कि 2024 के चुनाव के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। अगर 2024 के परिणाम के बाद जी नीतीश कुमार को 10 से ऊपर सीट आएगी जी और बीजेपी को 10 सीटों की जरूरत होगी जी, तो उस समय नीतीश कुमार कहेंगे कि मेरे 8 एमपी को मंत्री बनाओ। और अगर इनको इंडिया गठबंधन कहेगा कि उप प्रधानमंत्री आपको हम बना रहे हैं जी,
तो ये फिर झोला उठा के कहेंगे कि मैं तो झोला उठा के चला। मतलब संभावनाएं कई हैं, संभावनाएं बहुत तरह की, यानी कि भारतीय जनता राजनीति संभावनाओं का ही खेल है। जी, भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं में ओवर कॉन्फिडेंस है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि 400 के पार, अब की बार 400 के पार, और बिहार में नारा दिया गया था 40 के पार, जिस तरह से आलोक जी ने बताया, और जो सर्वे रिपोर्ट भी हैं वो ये बता रहे हैं कि 400 के पार संभव नहीं लग रहा है। लेकिन ये भी नहीं लग रहा है कि इस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में जो अलग अलग हमने बताया और आलोक जी ने बताया कि ये कारण है जिसके चलते समस्याएं आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये बात दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगे, ये सर्वे रिपोर्ट ही बता रहे हैं। और हमारा भी आकलन है, जैसा कि आलोक जी ने बताया भी, कि मुश्किल तो ज़रूर हो रही है, लड़ाई कड़ी है, 2014 और 2019 की तरह नहीं है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता, आरएसएस, एनडीए के कार्यकर्ता और ज़मीनी कार्यकर्ता को, खास करके ज़मीनी कार्यकर्ता की मैं बात कर रहा हूँ, उनको अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। लगभग आधा हिस्सा पार हो चुका है, 283 सीटों पे चुनाव हो चुका है, बाकी 260 सीटें बची हुई हैं। अगर उन सीटों पे मेहनत जम के नहीं हुआ तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलों भरा कांटों का ताज हो सकता है। जैसा कि हमने पहले भी इस देश में देखा है कि गठबंधन की सरकारें कितना स्थायी, कितना टिकाऊ होती हैं। जब एक वोट से सरकार गिर सकती है अटल बिहारी वाजपेयी की, तो फिर दूसरे की क्या चर्चा करें। चलिए, नेतागिरी में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। आगे खबरों का सिलसिला भारत लाइव पर जारी रहेगा। इस विश्लेषण के बाद हम चाहेंगे कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।